नमस्कार। आप सब वीडियो देखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा खराब जैसा लगता होगा कि वीडियो में ना तो एडिटिंग है, ना बोलने वाले की सूरत सही है, ना एक्टिविटी सही है, ना इसको एडिट किया गया है। तो बहुत सारे सब जवाब और सवाल आते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं आपके पास सुंदरता है या फिर खूबसूरती है, तो समझिए वह कहीं न कहीं आपके जीवन का एक धोखा का रूप है। क्योंकि समाज में कहा जाता है कि धोखा हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो बात जो भी हो, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हमारे एक परम मित्र ने हमसे पूछ लिया है कि बंदूक का लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति हैं, जिसको बंदूक का लाइसेंस या रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या है, क्या उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, या वो क्रिमिनल माइंड के हैं, या वो प्रॉपर्टी लेस हैं, या फिर वो क्राइम करने के उद्देश्य से उसको ले रहे हैं, या फिर अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए ले रहे हैं। तो बहुत ऐसे सारे प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं, जिससे कि लाइसेंस इशू करने पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इनको लाइसेंस की क्या आवश्यकता पड़ी, बंदूक की क्यों आवश्यकता पड़ी, या रिवॉल्वर की क्यों आवश्यकता पड़ी। बहुत सारे सब सवालात आ जाते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं, बंदूक का लाइसेंस या रिवॉल्वर इसलिए दिया जाता है कि आप अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि आप समाज के, गांव के सम्माननीय व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, या फिर आप ऐसे उच्च अधिकारी हैं जिसको कि इसकी आवश्यकता है। ऐसे सब व्यक्ति को लाइसेंस इशू किया जाता है, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है कि वो लाइसेंस का प्रयोग जो करे, उपयोग जो करे, वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए करे, न कि चोरी के लिए, डकैती के लिए, और न या फिर किसी और से दुश्मनी निभाने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब किसी के मन में ये आ जाता कि ठीक है, लाइसेंस का तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उसमें
डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी होती है। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसके सम्मानित हो, आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो, आप कोई ऐसे क्राइम में संलिप्त ना हो, या आपका कोई जो माइंड है, बैकफील्ड है, वो किसी से दुश्मनी निभाने के लिए ना हो, सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। सेल्फ प्रोटेक्शन उच्च पदाधिकारी हैं, समाज सेवी हैं, या धनी व्यक्ति हैं जिसके पास धन संपदा परिपूर्ण है, तो वो सबको सेल्फ प्रोटेक्शन की लाइसेंस इशू किया जाता है। अब इसमें जो होता है कि लाइसेंस, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि कानून या विधि की जानकारी के लिए, या अगर किसी को जाननी है तो हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, लेकिन कुछ करें। अब क्या हो जाता है कि अब इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो दिया गया, अब इसमें यह पता चलता है कि जब हम लाइसेंस इशू करते हैं या इशू के लिए हम प्रेयर करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो कहाँ डालते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया कि किसको लाइसेंस मिलेगा, किस परिस्थिति में मिलेगा और किस लिए मिलेगा। अब पता चल गया कि लाइसेंस को लेने का प्रोसेस क्या है या कौन इशू कर सकता है। इसमें दो इंसान कर सकते हैं, या डीएम साहब कर सकते हैं जिसको हम लोग डीसी साहब कहते हैं, या फिर आपका तहसीलदार करते हैं। ठीक है, लाइसेंस जो है वो दो लेवल पे मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है और एक प्रखंड लेवल पे मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आप जो है डॉक्यूमेंट डीएम साहब के यहाँ सबमिट कर सकते हैं कि हमको ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमको लाइसेंस की आवश्यकता है, बंदूक या रिवॉल्वर की आवश्यकता है। आप डीएम साहब के पास डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। फिर डीएम साहब क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो आप सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट अपने एसपी साहब को देते हैं। एसपी साहब करते हैं क्या कि वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, पड़ताल कर लेते हैं। उसके बाद जो इंसान बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उनके नज़दीकी थाना को एसपी साहब वो डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। जब डॉक्यूमेंट भेज देते हैं तो डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन करते हैं, वहाँ के पदाधिकारी कि क्या उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, या वो क्रिमिनल माइंड के हैं, या फिर वो कहीं क्राइम करना चाहते हैं, या फिर वो जो बंदूक का लाइसेंस रहे उसका मिसयूज करना चाहते हैं, या फिर ये सब सारे बातों की जांच पड़ताल करते हैं वहाँ के थाना प्रभारी जो अप्लाई किए उनके नज़दीकी थाना प्रभारी। उसके बाद फिर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट का जितना भी वेरिफिकेशन करते हैं थाना प्रभारी या नज़दीकी थाना, उसके बाद जितना भी रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट फिर एसपी साहब को देते हैं। थाना के जो प्रभारी होते हैं, और वो थाना के जो प्रभारी हुए वो एसपी साहब को रिपोर्ट देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे हैं, इसलिए हैं, जो भी उनको जांच में पता चलता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जो इंसान डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट फिर बाहर साधक थाने के जो पदाधिकारी होते हैं वो एसपी साहब को दे देते हैं कि इसकी यह सब हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री है और इसका प्रोसेसिंग। वो फिर वो डॉक्यूमेंट को फिर देखते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी को दिए थे वो सही से जांच किए कि नहीं। वो जांच करने के बाद फिर जो है वो डॉक्यूमेंट एसपी साहब जांच कर लेते हैं पुनः, फिर उसके बाद उसको डीसी साहब या डीएम साहब जैसे कि हम बता रहे हैं उनको दे देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जो डॉक्यूमेंट है
उसका फिर से डीसी साहब या डीएम साहब जांच करते हैं कि क्या ये सही वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जब वो वेरिफिकेशन हो जाता है तब फिर वो क्या करते हैं कि जो इंसान अप्लाई किए हैं उनको फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए बुलाते हैं डीएम साहब या डीसी साहब, और पूछते हैं फिजिकली कि आपको क्या आवश्यकता है कि आपने इस बंदूक का लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं। फिर वो अपना बताते हैं कि किस लिए हम लिए हैं, क्या हमारी हैसियत है, क्या प्रॉपर्टी है, किससे प्रोटेक्शन चाहिए, क्या बहुत जो भी समस्याएं हैं वो डीएम साहब के पास रखते हैं। सारी बातें होने के बाद डीएम साहब इस निर्णय या बिंदु पे पहुंचते हैं कि इसको सच में लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं है। अगर उनके विवेक में हो जाता कि नहीं, इस इंसान को आवश्यकता नहीं है, तो फिर उनको उतना होने के बावजूद भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है। अगर मान लिया जाए फिर वो लाइसेंस अगर उसको इशू कर भी दिया जाता है तो दो, जैसे कि मैंने बताया, या तो जिला के लेवल पे या प्रखंड के लेवल पे, वो दोनों क्या करते हैं, फिर वहां से उनको लाइसेंस लेने के लिए लेटर देते हैं कि ठीक है, आप जो है लाइसेंस मिल गया, आप बंदूक ले या रिवॉल्वर जो भी लेना है आप ले सकते। अब वो क्या करते हैं कि वो बंदूक या रिवॉल्वर वो उसी दुकान से लेंगे जिस दुकान वालों को बंदूक बेचने का लाइसेंस मिला है। जी हाँ, वो उस दुकान वाले से ही बंदूक या रिवॉल्वर खरीदेंगे जिससे कि उसको बंदूक बेचने का लाइसेंस मिला है। अगर वो जिसके पास बंदूक बेचने का लाइसेंस नहीं है और उससे वह हथियार ले लेता है, बंदूक या रिवॉल्वर, तो वो सही नहीं होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि लाइसेंस ले करके फिर उसी बंदूक वाले के पास जाते हैं जिसके पास बंदूक बेचने का लाइसेंस हो। ये हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे डीसी साहब आपको परमिशन देते हैं बंदूक ले जाने का। अब इसमें एक कंडीशन आ जाता है, बंदूक मिल गया, लाइसेंस भी मिल गया, अब आपके पास क्या चीज नहीं है? अब आपके पास ये है कि जिस व्यक्ति के नाम से बंदूक इशू हुआ है, जिस व्यक्ति के नाम से बंदूक का लाइसेंस इशू हुआ है, वही इंसान उस बंदूक का या रिवॉल्वर का यूज कर सकता है। जी हां, जिस व्यक्ति का के नाम से लाइसेंस निर्गत किया गया है, वही इंसान वो बंदूक का यूज कर सकता है, वो भी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। जी हां, अब इसमें होता है कि वो जिस व्यक्ति के नाम से सेल्फ लाइसेंस निर्गत हो गया, बंदूक भी मिल गया, अब जिला लेवल पे मिला है या प्रखंड लेवल पे मिला है, ये ध्यान देना है। अब इसमें यह भी होता है कि अगर मान लीजिए आप के नाम से लाइसेंस इशू हो गया है लेकिन बंदूक किसी और को आप दे दिए हैं यूज करने के लिए, तो वहां फाइन प्लस दंड, ये दोनों है, दंड और ये दोनों है। अगर आप मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ वाली इलाके में उस बंदूक का उपयोग करते हैं तो वहां भी आपको फाइन भी है और दंड भी है।
और ऐसा वैसा फाइन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है कि आपने इस बंदूक का उपयोग गलत जगह पे किया, गलत नियम से किया। दूसरी बात यह है कि जब आपको अगर प्रखंड के लेवल पे बंदूक मिला है या रिवॉल्वर, तो आप प्रखंड लेवल के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं, न कि आप जिला में जा सकते हैं। और अगर आपको जिला लेवल पे मिला है तो आप जिला लेवल पे ही जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बंदूक लेने का जो प्रोसेसिंग है, कोई बोलता है कि 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक भ्रमित बातें हैं कि इतना लगता है। आप जिस एबिलिटी का बंदूक या रिवॉल्वर लेते हैं उस हिसाब से आपको खर्च करना पड़ेगा। अब इसमें आप लॉयर जैसा एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से उनकी फ़ी देनी होगी। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि हम ये कर लिए, हम वो कर लिए, इतना पड़ गया, ये सब कहीं भी बात नहीं है। दूसरी बात है कि आप शादी समारोह में या कहीं भी अगर उसको लेके जाते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी कि हमको वहाँ लेनी है। लेकिन डीएम साहब या डीसी साहब इस तरह का परमिशन कभी आपको नहीं देंगे कि उस गैदरिंग जगह पे आप उसको ले जा करके दिखावा करें। अगर आप बिना परमिशन का उस तरह करते हैं तो उसमें भी आपको फाइन प्लस दंड दोनों है। तीसरी बात है कि अगर आपके पास सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, फिर भी आप उसको दिखावे के लिए कहीं और लेके जाते हैं, फिर भी प्लस इसमें दंड है। हमेशा याद रखें कि वो सिर्फ आपको सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है, न कि दिखावा के लिए या मिसयूज करने के लिए। दिखावा और मिसयूज करना भी एक दंडिक प्रावधान है और आप जेल जा सकते हैं उसको मिसयूज करने के बाद। वो हमेशा आपका जो है आत्मरक्षा के लिए दिया गया, आप उसके आत्मरक्षा का में प्रयोग कर सकते हैं, डिफेंसिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लाइसेंस पा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब जरूरत पड़े तभी इस तरह का लाइसेंस का उपयोग करें, इस तरह का बंदूक का उपयोग करें। अगर नहीं पड़े तो ये सब चीज लेने के लायक नहीं है। सेल्फ प्रोटेक्शन नेसेसरी है, लेकिन उतनी भी नेसेसरी नहीं है। आप सेल्फ प्रोटेक्शन कितना कीजिएगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपके घर के बच्चे जो बिगड़ेंगे वो 100++ में बिगड़ेंगे। इसलिए ये सब चीज़ का उपयोग बहुत ही निंदनीय है, अच्छी नहीं है। इसलिए हमेशा अपने प्रोटेक्शन को स्वयं करें और ज़्यादातर लोगों से उतनी बात न करें, क्योंकि ज़्यादा बात करने से बात बिगड़ती है और जब बात बिगड़ती है तो इस तरह का मामला आ जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करो दोस्त, और अगर नहीं लगे तो फिर भी शेयर करो। लेकिन ये जानकारी आपके लिए होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के पास आप जाते हैं कि हमको ये सब चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको इसके लिए फ़ी पे करना होगा। जब तक आप फ़ी पे नहीं कीजिएगा तब तक आपको इतनी अच्छी सलाह कोई देने वाला नहीं है। तो हमेशा ये भारतीय कानून को सब्सक्राइब करें और विधि की जानकारी के लिए हर हमेशा हमसे जुड़ें। लेकिन जुड़ने के लिए आपको बेल बटन तो एक्टिव करना होगा। दूसरी बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अच्छा वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये वीडियो आपका मनोरंजन नहीं करेगा, आपका स्वास्थ्य नहीं बनाएगा, लेकिन आपके जो समस्या जो होंगे उसका ये समाधान जरूर करेगा। अगर हम 1000 वीडियो बनाएंगे तो एक वीडियो आपके लायक जरूर होगा। हमेशा वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन कुछ करें, क्योंकि हर हमेशा देखा जाता है कि
कोई ना चाहते हुए भी हर किसी का मदद कर देता है, जैसे आप शेयर करके कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हर हमेशा आप लोग खुश रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।